न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकेश आप सभी का स्वागत करता हूं स्कॉलर करियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे बच्चों, अरविंद सर के सहयोग से जीएस की एक नई पहल हम और आप शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। इस श्रृंखला में हम और आप डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं ब्रिक्स है क्या। तो मेरे साथियों, सबसे पहले इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के छोटे छोटे सभी बड़े देशों को समाहित किया गया है। मेरे साथियों, सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा कि दुनिया में एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है G7। और G7 चूंकि ये किससे संबंधित है, तो ये मेरे बच्चों डेवलप्ड कंट्रियां यानी कि विकसित देशों से संबंधित हो जाता है। वहीं पर आप देखेंगे जो अंडर डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्रियां थी प्यारे बच्चों, यह एक्चुअल में एक साथ स्ट्रगल कर रही थी अपने कोऑपरेशन के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा गया जिसे सबसे पहले ब्रिक कहा गया था। ये एक्चुअल में ग्लोबल साउथ इकोनॉमिकल जोन को एक्चुअल में नेतृत्व कराता है, लीडरशिप प्रोवाइड करवाता है। अगर आप यहां पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, जो कि थोड़ा सा पुअर साउथ को दर्शाता है, जो कि डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका इंडिया भी है, चाइना भी है, अफ्रीका भी है, साउथ अफ्रीका भी है। ये कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कई और भी इमर्जिंग कंट्रीज हमें देखने को मिलेंगे, जिसे हम ब्रिक्स में देखेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भारत के साथ साथ जितने भी ग्लोबल देश हैं, इन सबको वित्तीय सहायता का एक विकल्प मुहैया कराना चाहिए, जिसको लेके हम दुनिया में देखते हैं कि बार बार दुनिया किसको देखती है, या तो वर्ल्ड बैंक को देखती है बच्चों, या तो आईएमएफ को देखती है। और स्वाभाविक सी बात है, इन संस्थाओं को चलाने वाली कंट्रियां कौन सी हो जाती हैं? डेवलप्ड हो जाती हैं, जिसके बिहाफ में हम और आप यानी कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी, अपने आप को थोड़ा सा ठीक है असहाय महसूस करती थी, फील करती थी, जिसका एक कारण यह भी हो जाता है। इसके साथ में मेरे बच्चों कि दुनिया ध्रुवीकरण में बटी हुई है। उस ध्रुवीकरण को कम करने के लिए इन कंट्रियों की जो समस्त चुनौतियां थी, इनको भी कम करने के लिए साथ में अपने कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको हम लोग मिला जुला कर क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिक्स कहते थे। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो हमारे देश में ठीक है ना एक रीजनल करेंसी है, स्थानीय मुद्रा है, उसको लेकर भी एक्चुअल में सबसे सब बड़ा समाधान खोजने का विकल्प खोजना था। इसके साथ साथ क्योंकि आप सबको पता है कि दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, ये एक्चुअल में किस में करती हैं? डॉलर पे बिजनेस करती हैं। लेकिन इसके अपेक्षाकृत दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं, वह अपनी मुद्रा को लगातार कमजोर करते ही पाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आता है ब्रिक्स को एक्चुअल में स्टार्ट करने का। तो ये मेजर रीजन मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ मेरे बच्चों, ब्रिक्स की शुरुआत होती है 2001 में, क्योंकि ब्रिक्स शब्द 2001 में जिम ओ'नील ने सबसे पहले प्रोवाइड करवाया था। और 2006 में मेरे बच्चों ब्रिक्स देशों के लीडर्स की इनफॉर्मल मीटिंग होती है। इसके बाद 2009 में पहला ब्रिक्स समिट रसिया के एकनबर्ग में आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद मेरे बच्चों 2010 में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिक के साथ एक देश और जुड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने पहली मीटिंग ज्वाइन की थी कब? 2011 में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिक कंप्लीटली क्या बन जाता है बच्चों? ब्रिक्स बन जाता है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म, बी से आपको ब्राजील देखने को मिलेगा, आर से आपको रशिया मिलेगा, आई से इंडिया मिलेगा, सी से चाइना मिलेगा, और एस से मेरे बच्चों साउथ अफ्रीका मिलेगा। इसके बाद लगातार 24, 25 में हम इसका एक्सपांसन करते गए, और वर्तमान में ब्रिक को मेरे बच्चों ब्रिक्स प्लस बोला जाता है। ठीक है, तो पहले ब्रिक, ब्रिक के बाद ब्रिक्स, और ब्रिक्स से वर्तमान में इसे ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रिक्स एक्चुअल में करता क्या है। तो मेरे बच्चों, ब्रिक्स एक्चुअल में वर्तमान में एक इमर्जिंग इकोनॉमिक्स जो देश हैं, इन सबका एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है, जिनमें से आपका चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है, आपका ब्राजील भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है, साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, और उसके आसपास की कई सारी कंट्रीज अब इन पे इंक्लूड हो चुकी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे बच्चों, ग्लोबल साउथ की आवाज को वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले मजबूत करता है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इस ग्लोबल साउथ के मैप को जरा जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि भारत भी वर्तमान में अपने आप को ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इमर्जिंग लीडर भी प्रस्तुत करता है, और यहाँ की लगातार आवाजों को भी उठाता रहता है। तो ग्लोबल साउथ में ये दो पार्ट मैंने रखे हैं, एक आपका पुअर साउथ और एक आपका रिच नॉर्थ। और इधर जहां पर आपको येलो दिखेगा, ठीक है, लाइट वाला, ये सारे के सारी कंट्रीज अपने आप में क्या हो चुकी हैं? डेवलप्ड हो चुकी हैं। नीचे वाले पार्ट्स को आप देखेंगे तो अंडर डेवलप है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, का लगातार यहाँ पर टेक्नोलॉजी का और सही मार्गदर्शन का प्यारे बच्चों अभाव रहा है, जिसके कारण से ये चुनौतियां
इन देशों के साथ में बनी रही हैं। फिर आते हैं तो ब्रिक्स क्या करता है, वेस्टर्न लेड फोरम बैलेंस के रूप में भी देखा जाता है, ताकि हम इन देशों को भी उन सभी चीजों में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकें। साथ ही मेरे बच्चों फर्स्ट जो ब्रिक्स समिट है 2009 में होती है यकतबर्ग रसिया पे। तब ब्रिक्स एक्चुअल में क्या हुआ करता था मेरे साथियों, ब्रिक हुआ करता था। इसके बाद 2010 में कौन ज्वाइन करता है, साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है और कहलाएगा आपका यहां से ब्रिक्स। और पहली बार फॉर्मली एक्चुअल में ठीक है अटेंड करता है थर्ड समिट कहां पर बच्चों, 2011 में। कौन, साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कई बार। इसके बाद ब्रिक्स के फुल मेंबर्स 2026 की बात करते हैं तो करंट आपको कितने देखने को मिलेंगे बच्चों, 11 कंट्रीज देखने को मिलती हैं फुल कंट्रीज में, जिसमें हम अब ब्रिक्स को क्या बोलने लगे हैं, ब्रिक्स प्लस कहते हैं। जिसमें से सबसे पहले बी से आपका ब्राजील आ जाएगा, आर से रसिया आ जाएगा, आई से इंडिया आ जाएगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब है क्या कि ई आई यू एस एन अगर आप करने जाएंगे, आई करने जाएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं बनता है, इसीलिए अब ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से देश आ गए, इजिप्ट आ गया, इथोपिया आ गया, ईरान आ गया, यूएई है, सऊदी अरबिया है और मेरे बच्चों इंडोनेशिया हो जाता है। 2024 में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, इजिप्ट हो जाती हैं, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है। खैर सऊदी अरबिया थोड़ा सा यहां पर कंसीडर किया था आउटसाइड पे, पर बाद में आप देखेंगे 2023 में फॉर्मली ये फुल मेंबर बन जाता है किसका मेरे बच्चों, रियो समिट से सऊदी ब्रिक्स का। इसके बाद आप देखेंगे इंडोनेशिया भी ज्वाइन कब किया है, 6 जनवरी 2025 में, और सीधे ये हमारी ब्रिक्स का 11th फुल मेंबर बनने का स्टेटस पा लेता है, दैट इज इंडोनेशिया। देन इसके बाद आते हैं बच्चों तो ब्रिक्स के विस्तार की, इनके पार्टनरशिप की और इनके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो मेरे बच्चों ब्रिक्स में अभी हमने देखा कि कितने परमानेंट मेंबर है, तो फुल आपको कितने मिलते हैं, कंप्लीटली 11 मेंबर्स मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बच्चों 10 पार्टनर नेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो लगातार इसके साथ सहयोग बनाकर काम करते रहते हैं, जिनमें से बेलारूस भी आपको मिलेगा, बोलोविया मिलेगा, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और मेरे बच्चों वियतनाम देश मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वर्तमान में करंटली ब्रिक्स प्लस में मेरे बच्चों पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो आपको 20 कंट्रीज के आसपास चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको 11 फुल मेंबर्स मिल जाते हैं प्लस मेरे बच्चों 10 पार्टनर्स मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो चुका है अब ब्रिक्स आपका मेरे बच्चों 20 प्लस कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, इन सब की ग्रुपिंग करता है। अब इनकी पावर की बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन में मेरे बच्चों तो 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 44% ग्लोबल जीडीपी आपको देखने को मिलेगी इन सभी ग्रुप की कंट्रीज को मिलाने के बाद, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर हो जाती है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी शर्तों पर काम को कार्यान्वित करवाने के लिए। इसके साथ मेरे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्लोबल जब हम सेंसस की बात करेंगे या इकोनॉमी में इनकी पार्टनरशिप की बातें करेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला है कि ब्रिक्स शेयर करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2026 में अगर आप देखेंगे बच्चों तो 48.5 ग्लोबल पॉपुलेशन, जिसमें 11 मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे फुल मेंबर्स हैं। अगर आप पार्टनर मेंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे जो कि मैंने आपको 10 कंट्रीज बताई हैं, उसमें कितना हो जाता है 56% ऑफ इंक्लूडिंग पार्टनर हो जाएगा। देन अब इनकी शेयर की बात करते हैं वर्ल्ड जीडीपी पे, तो मेरे बच्चों 40% किस बेस पर हो जाता है, 11 मेंबर्स जो कि आपके फुल टाइम है और 35.6 रिकॉर्डेड इन 2022 की बात चल रही है बच्चों। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जीडीपी ठीक है हमारी लगातार ग्रो ही करती रही है एज कंपेयर टू जब आप G7 देशों को भी देखेंगे। देन ब्रिक्स की नॉमिनल जीडीपी 2026 को अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो $32 ट्रिलियन रिप्रेजेंटिंग है, जो कि 28 से 30% मेरे बच्चों ग्लोबल जीडीपी आपके नॉमिनल टर्म से आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी एक ग्रुप के लिए। देन G7 नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो $डॉलर में कितना है 54.52 ट्रिलियन हो जाता है। ठीक है, जो कि 43% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इकोनॉमी है। देन ब्रिक्स जीडीपी की बात करेंगे बच्चों तो आपके पास $78 ट्रिलियन हो जाता है, ओवर 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी के बेस पे। देन वहीं पर अब ब्रिक्स की जीडीपी आप देखेंगे पीपीपी बेस पे बच्चों तो $डॉलर का 60.95 ट्रिलियन हो जाता है, जो कि 27.8% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ब्रिक्स ग्रुप को मेरे बच्चों और G7 ग्रुप को, यानी कि डेवलपिंग एक तरफ, अब इनकी पावर को
उठाकर देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ये डेवलप्ड कंट्रियां हैं, इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आगे की तरफ ग्रो करना है। वहीं जब हम अंडर डेवलप छोटे छोटी सी कंट्रियां हैं जो अब ग्रो करना, सांस लेना स्टार्ट कर रही हैं, डेवलपिंग के बेस पे आ चुकी हैं, उससे आप कंपेयर करने जाएंगे तो मैं ब्रिक्स को ज्यादा मार्क्स यहां पर देना चाहूंगा। देन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रिक्स शेयर करता है वर्ल्ड लैंड एरिया में बच्चों अप्रोक्सीमेटली आपको 36% टेरिटोरियल एरिया आपको देखने को मिलेगा वैश्विक मंच पर बच्चों। ये एक फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर ब्रिक्स इकोनॉमी ग्रोथ की बात करें 1990 2019 से लेके बच्चों तो 356.27% ओवर द 29 ईयर पीरियड पे इसने अपने आप को ग्रो करवाया है। ठीक है। देन ब्रिक्स रेयर अर्थ रिजर्व, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कितना अपने पास रखता है ग्लोबली मेरे बच्चों, तो 72% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व आपको ब्रिक्स की इन कंट्रीज के एरिया पर देखने को मिलेगा। देन ऑयल प्रोडक्शंस की बात करें तो 43% मेरे बच्चों ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिनमें से ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ईरान हो गया, ठीक है, आपका रशिया हो गया, इन देशों पर इनका रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा परसेंटेज बेस पे। देन ब्रिक्स ऑयल रिजर्व शेयर की बात करें तो 40% ऑफ द ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। देन ब्रिक्स गैस रिजर्व शेयर की बात करेंगे बच्चों तो हमारे ब्रिक्स के ग्रुप में 53% आपको ग्लोबल नेचुरल गैस का रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसके साथ साथ मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 35.5% ऑफ दी ग्लोबल गैस प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ कोल प्रोडक्शंस की बात करते हैं बच्चों तो 78.2% जो कि हाईएस्ट है मेरे बच्चों कोल प्रोडक्शंस में। ब्रिक्स में फीड प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो 42% ऑफ दी ग्लोबल फीड प्रोडक्शन भी आपको यहां पर गेहूं का देखने को मिलेगा। देन आगे जाते हैं तो राइस प्रोडक्शंस 52% हो जाता है। देन वहीं पर सोयाबीन प्रोडक्शन 46%, जिसमें कि इंडिया भी यहां पर मेजर रोल प्ले करता है। चाहे राइस प्रोडक्शन पे चले जाइए, चाहे व्हीट प्रोडक्शन पे चले जाइए, या फिर बच्चों कोल प्रोडक्शंस की बातें करेंगे तो यहां पर भी इंडिया अपना मेजर की रोल प्ले करता है। देन इसके बाद आएंगे तो ब्रिक्स में इंटरनेट यूजर्स की बात करें बच्चों तो 40% एग्जिस्टिंग ग्लोबल इंटरनेट यूजर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देन ब्रिक्स सैटेलाइट्स की बात करें बच्चों ऑर्बिट में तो 1200 प्लस सैटेलाइट्स ब्रिक्स देशों की देखने को मिल जाती हैं हमें कहां पर बच्चों ऑर्बिट पे। अभी अभी यहां पर एक एक्सरसाइज भी करवाई गई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे कहा गया है विल फॉर पीस 2026। क्या कहा गया बच्चों, ठीक है, विल फॉर पीस 2026 जनवरी 26 में, जिसमें नेवी ऑफ चाइना, ईरान, रसिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, इन सब ने एज ऑब्जर्वर यहां पर इंडोनेशिया भी किया काम। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कंट्रीज जरा दिमाग पे रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट आपका कब का है 2026 का हो जाता है। इसके बाद मेरे साथियों ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रिक्स के कई सारे ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है मेरे बच्चों कि इमर्जिंग इकोनॉमी के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो दुनिया भर में संरक्षण और एक तरफा कैपिटलिज्म चल रहा है, इसके बीच की रुकावटों को, ठीक है, एक किनारे करके डिसेंट्रलाइज तरीके से लोगों को डेवलप करवाना है, ग्रो अप करवाना है। देन ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंस में डेवलपिंग कंट्रीज की भूमिका को मेरे बच्चों लगातार मजबूत करना है, इनकी आवाज को कहीं पर भी दबाया ना जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। देन वर्ल्ड ऑर्डर को ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव बनाना है सो दैट डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने आप में इन चीजों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ सकें। देन ग्लोबल साउथ के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उन सबको आगे रखना है, चाहे वो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करिए, मिडिल ईस्ट वॉर की बात करिए, ठीक है, या जब पीस की बात आती है या यूएन रिफॉर्म की बात आती है, इन सब की चीजों को मेरे बच्चों जितने भी कॉमन इंटरेस्ट है इन सबको पहले पटल पर रखने की बात की जाती है। देन इसके प्रमुख मुद्दे की बात करेंगे बच्चों तो आपको क्या क्या मिलेगा, इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद है, ये हमारे लिए पहला और, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। देन क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भारत लगातार ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश में इन बातों को उठाता रहता है। फूड एंड एनर्जी, लगातार पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, अल नीनो का प्रभाव आ रहा है, जिससे हमारे देश में या दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में भी बारिश की संभावनाएं थोड़ा सा कम है, जिससे फूड एंड एनर्जी को भी सेव करवाना है। सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशंस को सही करवाना है, रिफॉर्म करना है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को। ये क्या कहलाते हैं, ये बच्चों ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में आपका वर्ल्ड बैंक कहलाता है, और
एक्चुअल में IMF को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर फेवर किसके करते हैं बच्चों, जो कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दोनों संस्थाओं को एक्चुअल में स्टैब्लिश किया गया था। किसको, वर्ल्ड बैंक को, IMF को। और ये क्या ज्यादातर किसका फेवर करती हैं बच्चों, डेवलप्ड कंट्रीज का करती हैं। देन ट्रेड प्रोटेक्शंस आपको देखने को मिलेगा WTO से, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भी हैं ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेके, मुद्दों को लेके। अब इसकी बड़ी पहल की बात करते हैं। तो ब्रिक्स लगातार पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन दिखाता है, इकोनॉमिकल फिनेंशियल कोऑपरेशन की बातें करते हैं, कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें संस्कृति, शिक्षा, खेल, पर्यटन, जन जन के संपर्क को मजबूत करना है। इसके साथ साथ मेरे बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि ब्रिक्स अब यहां तक तो आ गया, समिट बना दी गई है। क्या आपने जब यह कहा कि भैया फाइनेंशियल वित्तीय स्थिरता प्रदान करवानी है, उसके लिए क्या पहल की गई है, तो मेरे बच्चों यहां पर NDB और आपको CRA देखने को मिलेगा। NDB का मतलब क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, जो कि ब्रिक्स समिट का, ब्रिक्स ग्रुप का अपना एक प्यारे बच्चों सेपरेट बैंक हो जाता है, ठीक है, जो कि विकास परियोजनाओं के लिए लगातार क्या करेगा, वित्त पोषण मुहैया करवाएगा। साथ साथ में मेरे बच्चों, ठीक है, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA, जो कि वित्तीय स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है, ताकि अगर किसी को इमरजेंसी में फंड की या इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप यहां से, ठीक है, ले सकते हैं। जैसे कि अब आप देखिएगा कि इनमें, इन सब चीजों में पूंजी, और जिस कंट्री ने ज्यादा पूंजी लगाई है, स्वाभाविक सी बात है मेरे बच्चों, उसका वोटिंग राइट पावर भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना का कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे बच्चों, इसका वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा मिलेगा। अब ये इस क्रोनोलॉजी को आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि चाइना का कैपिटल कंट्रीब्यूशंस कितना है बच्चों, बिलियन USD में आपका 41 हो जाता है, तो इसका वोटिंग पावर भी आपके अप्रोक्स किसके पास है, 40% के आसपास ही है। देन 18 आपको दिखेगा ब्राजील का, 18 ही इंडिया का है, और 18 ही मेरे बच्चों रसिया का हो जाता है। तो इनके वोटिंग पावर भी आपको इसी रेशियो पे देखने को मिल जाते हैं। देन साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो 5 के आसपास है, तो इसका जो वोटिंग पावर भी है मेरे बच्चों, आपको 5.75% के आसपास देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखेंगे तो जितने भी आंकड़े हैं ये सब बिलियन USD में एक्चुअल में रिप्रेजेंट किए गए हैं, और यही कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में इनकी वोटिंग पावर को भी रखता है। अब आप कहेंगे कि सर चाइना के पास जब इतनी वोटिंग पावर है तो बार बार तो चाइना ही जीत जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि ब्राजील, इंडिया, ठीक है, रसिया साथ में हो जाएंगे तो नेचुरल है बच्चों कि ये तीनों कंट्रियां अपनी वोटिंग राइट्स का यूज करके चाइना की वोटिंग राइट्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन चीजों के बीच में खैर 18 प्लस अगर साउथ अफ्रीका भी आ जाता है तो भी आपके फेवर में बातें हो जाती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल जब टेररिज्म की बातें करते हैं तो भारत के साथ साथ और भी कंट्रीज खड़ी होती हैं, भले चाइना इन चीजों के बारे में कई बार अगेंस्ट हमें दिखाई देता है। खैर, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक्चुअल में IMF और वर्ल्ड बैंक के तर्ज पर ही इसे भी स्टैब्लिश किया गया, जिसकी स्थापना की गई थी 2014 में, ठीक है, फोर्टलेजा समिट में। और ये बैंक मेरे बच्चों अपना ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया है, 2015 से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मेरे बच्चों संघाई चाइना में बना था। भारत इस बिड से थोड़ा सा अपने आप को प्यारे बच्चों, ठीक है, जीत की कगार पर नहीं ले पाया, लेकिन फर्स्ट 5 जो सालों की अध्यक्षता रही है मेरे बच्चों, प्रेसिडेंसी रही है इस बैंक की, वो एक्चुअल में किसको मिली थी, इंडिया को ही मिली थी। देन पर्पस क्या है, एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मेरे बच्चों क्या करना है, यहां पर फंडिंग देने का काम किया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट कब स्थापना हुई है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, पर्पस क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी रिलेवेंट है। देन कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं बच्चों, कि जब आपको आकस्मिक फंड की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर किस प्रकार से काम करेगा। तो CRA एक फाइनेंशियल सेफ्टी मैकेनिज्म है मेरे बच्चों, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स को सपोर्ट देता है, कि अगर किसी भी ब्रिक्स मेंबर के पास में क्राइसिस आता है तो वह यहां से इन चीजों को यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी कितनी है CRA की, तो 100 बिलियन USD है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया है। इसमें लीगल बेसिस 2014 फोर्टलेजा समिट में इसका सिग्नेचर किया गया था, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब ब्रिक्स भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अब हम इंडिया के बारे में या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को देखते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहला है कि इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म कहां पर मिलता है, ब्रिक्स में मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी का, टेररिज्म का, क्लाइमेट का, ट्रेड इश्यूज की अपनी बातें
इंडिया यहाँ पर खुल के रखता है। ठीक है, चुनौतियों पर अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से प्यारे बच्चों प्रस्तुत करने का चांस मिलता है। एनडीवी फंडिंग से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट मिलता है। देन भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकता है, जिससे ब्रिक्स के माध्यम से भारत विकासशील देशों के साथ मेरे बच्चों लगातार सहयोग को भी बढ़ावा देगा और समृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी कंट्री के लिए। ये तो वो पार्ट है जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, और भी हैं जैसे कि कल्चरल हो गया, टूरिज्म हो गया, इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, इन सब चीजों का भी फेवर इंडिया के लिए प्राप्त होता है। देन ब्रिक्स एक्सपांशन की बात जैसा कि हम लोगों की थी कि 15 समिट में नए मेंबर्स को इनवाइट किया गया था। कई लोगों को इनवाइट भी किया गया, मतलब इसमें कई लोग अगर मैं कह रहा हूं इट मींस कि कंट्रीज को किया गया था, और कुछ कंट्रीज अपने साथ अपना प्रपोजल खुद भी यहां पर भेजती हैं, जिसमें से आपको इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई फुल मेंबर्स देखने को मिलते हैं। देन इंडोनेशिया आ जाता है। देन इस तरह से आप देखेंगे बच्चों तो ब्रिक्स का एक्सपांसन ग्लोबल इन्फ्लुएंस लगातार दिख रहा है, क्योंकि एक मजबूत, समावेशी, इंक्लूसिव, प्रभावशाली ब्रिक्स मेरे बच्चों एक बेहतर वर्ल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आगे जाएंगे तो 16th ब्रिक्स समिट कहां पर हुई बच्चों? 20 से 24 अक्टूबर ये कजान रसिया में हुआ था, जिसका थीम था स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी का। एक्चुअल में बच्चों अगर देखेंगे तो 16th समिट को ही हमने यहां पर क्यों रखा है, क्योंकि ब्रिक्स के एक्सपांसन का सबसे बड़ा और सबसे पहला समिट यहीं पर रखा गया था। ठीक है, जो कि एकजुटता, साझा सहयोग, एक्चुअल में साझा विकास और ग्लोबल प्रोटेक्शन के साथ पीस और स्टेबिलिटी की बात करता है, और बहुपक्षवाद, ठीक है, समानता और सम्मान की बात करता है मेरे बच्चों। ठीक है, मल्टीपोलर सारी चीजें यहां पर रखी जाएंगी जो कि आपकी इक्वलिटी और रिस्पेक्ट के साथ रखी जाती हैं। देन इस बार 18th ब्रिक्स समिट कहां पर होने जा रही बच्चों? इंडिया को मिलने जा रही है। ये किसने सौंपा है भारत को? ब्राजील ने सौंपा है। ठीक है, ब्राजील हैज फॉर्मली हैंडेड ओवर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया 2026। और भारत ने इस बार मेरे बच्चों कितने पिलर रखे हैं? 4 पिलर रखे हैं 2026 के लिए, जिसमें आपका रेजिलियंस, इनोवेशन, नवाचार आ जाएगा, कोऑपरेशन, सहयोग आ जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की लगातार बातें करता रहता है कौन मेरे बच्चों? भारत। ठीक है, जिसमें से सिग्निफिकेंट रहेगा भारत की प्रेसिडेंसी में, फॉर एग्जांपल रिफॉर्म की बात की जा रही है लगातार, ग्लोबल गवर्नेंस की। इंडिया बार बार कॉल करेगा रिफॉर्म करने के लिए, नॉट रिप्लेस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू अवॉइड वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि भैया यूएन को भी रिफॉर्म की जरूरत है। देन ग्लोबल साउथ लीडरशिप और सपोर्ट फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और ये मैं बार बार कह रहा हूं जब ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात की जाए तो इंडिया को आप हमेशा आगे की तरफ ही रखेगा। देन प्रमोशन करना है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, जो कि 2047 तक का इंडिया का अपने आप में भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक आपको ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, मल्टी अलाइनमेंट दुनिया के साथ में। ठीक है, तो 18th ब्रिक्स समिट का 2026 का आगाज मेरे साथियों हो चुका है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी अभी एग्रीकल्चर समिट हमने इंडिया में इंदौर, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्लीनेस्ट सिटी कहलाती है, यहां पर सफलतापूर्वक आयोजन किया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे देश के एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक, देन आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो ब्रिक्स की चुनौतियों की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाता है। भारत चीन, इंडिया चाइना टेंशन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार चाइना भारत पे, ठीक है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, चाहे अरुणाचल प्रदेश से लेकर गलवान वैली तक। ठीक है, हमें आए दिन सैनिकों की झड़प भी देखने को मिलते रहते हैं, जो कि राजनीतिक कंपटीशन का बढ़ता चीनी प्रभाव ब्रिक्स में संतुलन को एक्चुअल में चुनौती पैदा करता रहता है। बट यहां पर स्ट्रेटेजिकल सूझबूझ से इन चीजों को हम निकालते रहते हैं। देन आर्थिक मंदी, व्यापार विवाद, इसमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है, विकास दर में कमी है, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा सहयोग को प्रभावित भी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना दुनिया में अलग ही प्रकार का कॉम्पिटिशन सबके सामने रखता है, जो कि अंडर और डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ डेवलप्ड कंट्रियां भी उसके रवैये से ज्यादा खुश नहीं होती हैं। देन साझा मुद्रा पर मतभेद, कॉमन करेंसी और डी डॉलराइजेशन की जब बात करते हैं बच्चों, तो लेकर सदस्यों देशों में कई प्रकार के एक्चुअल में, ठीक है, बाधाएं आ रही हैं। अभी तक एक्चुअल में ब्रिक्स
का कोई करेंसी एक्चुअल में नहीं बन पाया है। इसको लेके लगातार मेरे बच्चों डिस्कशन चल रहे हैं, जैसे ही क्योंकि बैंक डेवलप कर लिया है, ठीक है बच्चों, आपने सुरक्षित मुद्रा की चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात कर ली है, लेकिन अभी करेंसी पर कोई बात नहीं बन पाई है। ठीक है बच्चों, तो ब्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियां अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हितों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखने में ही है, तभी एक्चुअल में ये देश और ये ग्रुप अपने आप में क्या कर पाएंगे बच्चों, ग्रो कर पाएंगे। तो ये 4 मेजर चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जिसमें जियोपॉलिटिकल्स नेशनल मेंबर है, इंडिया चाइना का स्ट्रेटेजिकल बैलेंस बना रहे, ट्रेड इशू जो लगातार रहेंगे, और करेंसी डिबेट जो कि चल रहा है कि किस प्रकार से इस डॉलर के, ठीक है ना, जाल से हट के हम अपनी मुद्रा पर काम करना स्टार्ट करें। इसके साथ साथ मेरे बच्चों कंक्लूजन पे आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल साउथ की सबसे इंपॉर्टेंट अगर आवाज कोई बना हुआ है तो ब्रिक्स बना हुआ है। ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश लगातार करता रहता है, और भारत के लिए ब्रिक्स मेरे बच्चों स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों के रूप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडिया इसके लीडरशिप में कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो ब्रिक्स बदलती दुनिया मेरे बच्चों ग्लोबल साउथ की एक नई ताकत बना हुआ है। और अभी हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कहा है कि डेवलपिंग कंट्री की अगर कोई आवाज है दैट इज ब्रिक्स है। कौन है मेरे बच्चों, ब्रिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने और आपने इस क्लास में ये देखा कि ब्रिक्स किस प्रकार से काम करता है, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स की चुनौतियां क्या हैं, भारत और ब्रिक्स का क्या संबंध है, और भारत का ब्रिक्स के साथ किस प्रकार से मेरे बच्चों क्यों जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके हमने बैंक के बारे में डिस्कस किया है। तो आशा करता हूं ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथियों, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सुझाव आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे साथियों।